नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि मैं आपसे रोज कहती हूँ, डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। तो जितना भी आप डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। दोस्तों, शॉर्ट नोट्स ही आपको आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे। चलिए आते हैं अपने सेशन पे और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास और सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड करूं तो कोशिश क्या करिए आप लोग साथ में आंसर देने का। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में वैश्विक सार्वभौम ऋण गोलमेज बैठक आयोजित हुई है। ठीक है, तो वैश्विक सार्वभौम ऋण गोलमेज बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, किस शहर में पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाशिंगटन डीसी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहां पे ध्यान रखिएगा वैश्विक सार्वभौम ऋण गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देखा जाए भारत की तरफ से भारत की जो वित्त मंत्री हैं यानी कि निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस वाशिंगटन डीसी में जो आयोजित है वैश्विक सार्वभौम ऋण गोलमेज सम्मेलन, उसमें उन्होंने भाग लिया। इस सार्वभौम ऋण गोलमेज सम्मेलन में देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अलावा यहाँ पे देखिए आईएमएफ के यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के जो इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, वो भी इस दौरान उपस्थित थे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा यह बैठक जो है किसके साथ, स्प्रिंग, ठीक है, वसंत मीटिंग जिसको कह सकते हैं, स्प्रिंग मीटिंग 2023 के साथ आयोजित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग मीटिंग, ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ। ये भी वाशिंगटन डीसी में जो है आयोजित किया गया था और इसी के साथ वैश्विक सार्वभौम ऋण गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। बैठक में दोस्तों हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बैठक को संबोधित किया और साथ ही साथ कुछ बातें महत्वपूर्ण किया उन्होंने, जैसे कि दुनिया भर में बढ़ते ऋण संकट से निपटने के लिए G20 मंच सहित अन्य वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो जैसा कि वर्तमान में इस समय ऋण संकट की जो स्थिति उत्पन्न है उसमें इन्होंने बोला कि जितने भी जो वैश्विक प्रयास करने की आवश्यकता है इसमें, और साथ ही साथ इस जो है जैसा कि आपको पता है भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो इस G20 मंच के साथ साथ अन्य भी वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने का इस समय प्रयास करना चाहिए। इसकी आवश्यकता है किस लिए दोस्तों, ये जो वर्तमान वैश्विक ऋण संकट जो उत्पन्न है उससे निपटने के लिए और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने ध्यान रखिएगा एक बैठक थी यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक विकास समिति बैठक थी, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। ठीक है, आइए यहाँ पे हम एक चीजें और भी देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है श्रीलंका इस समय जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो यहाँ पे हम दोस्तों इसी मीटिंग के दौरान जो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री हैं यानी कि निर्मला सीतारमण, उन्होंने वाशिंगटन डीसी में जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक के वसंतकालीन सम्मेलन के दौरान श्रीलंकाई कर्ज के मामले पर एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो वसंतकालीन जो बैठक हुई वाशिंगटन डीसी में, उस सम्मेलन में किस देश के लिए, ठीक है, किस देश के लिए कर्ज के मामले में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, तो श्रीलंका। ठीक है, जिसमें इन्होंने भी भाग लिया हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। इस बैठक का उद्देश्य देखिए क्या है, जितने भी कर्जदार देश है श्रीलंका के सहित उन कर्जदार देशों के संबंध में ऋण की पुनर्संरचना प्रक्रिया के बारे में बहुपक्षीय सहयोग सामने लाया जाए। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से ये बैठक का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जिसके जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और इकोनॉमिक्स से जो है चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। चलिए आइए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले प्रश्न की कि भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान 100वीं G20 बैठक कहाँ आयोजित की गई। जैसा कि अभी मैंने बात किया, भारत जो है इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 की अध्यक्षता के तहत ध्यान रखिएगा कई सारे जो है बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट पे। जहाँ पे हम बात करें जो 100वीं G20 बैठक आयोजित की गई दोस्तों, ये किया गया है उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में किया गया। ठीक है,
तो ये दोस्तों 17 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक ये बैठक आयोजित की गई। ठीक है, और जैसा कि कहाँ पे दोस्तों, वाराणसी में। ठीक है, तो वाराणसी में G20 की अपनी अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक का आयोजन किया गया। और ये 100वीं बैठक किससे संबंधित थी दोस्तों, तो ये कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक थी। ठीक है, 100वीं बैठक। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक भारत के G20 की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई, ये किया गया वाराणसी में किया गया। ठीक है, और इसमें देखा जाए, जैसा कि आपको पता है, पिछले साल यानी कि वर्ष 2022 में G20 की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों, ये क्या था, इंडोनेशिया ने। और इंडोनेशिया के जब बाली शिखर सम्मेलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए थे, उसी दौरान दिसंबर में यानी कि 16 नवंबर को, माफ करिएगा 16 नवंबर को भारत को 2023 की G20 की अध्यक्षता जो है वो सौंपी गई थी वहां के प्रधानमंत्री, ठीक है, इंडोनेशिया के प्रमुख के द्वारा। यहाँ पे हम बात करें जो भारत G20 की जो अध्यक्षता इस साल कर रहा है, उसकी थीम देखिए क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये पूरा जो है पृथ्वी एक ही परिवार है, एक ही है, और यहाँ पूरे एक ही परिवार है और सबका एक ही भविष्य है। इस थीम के तहत जो है भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ध्यान रखिएगा, सम्मेलन का अगर क्रम देखा जाए तो ये 18वां है। ठीक है, अगला बात करें यहाँ पे, और जैसा कि आपको पता है G20 यानी कि ग्रुप 20, तो इसमें देखिए 19 देश हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यूरोपीय संघ है। 19 देश कौन कौन से, ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन G20 का सदस्य नहीं है। तो आपको ये 19 देश के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन G20 के सदस्य हैं। देखिए, सबसे पहले अर्जेंटीना, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरियाई गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके अलावा देखा जाए एक यूरोपीय संघ। ठीक है, तो ये जो है टोटल मिलाकर के 20 है, इसीलिए हम इसको G20 कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम बात करें इसी के साथ साथ जो G20 की अध्यक्षता के तहत भारत में जो दूसरी महिला 20 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है दोस्तों, ये राजस्थान के जयपुर में, यानी कि जो राजस्थान की राजधानी है वहां पे हुआ है। अब आप मुझे बताइए, पहला जो है महिला G20 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया है। तो IBCA का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य देश कौन रहा दोस्तों, स्थापना किया नेपाल ने। बात करें दोस्तों भारत की कि किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों कर्नाटक में। कर्नाटक दौरे पे जब प्रधानमंत्री जी थे तो वहां पे इस दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि प्रधानमंत्री जी मैंने बताया कि इस साल हमने ये भी देखा कि 1 अप्रैल 2023 को, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर ने अपने 50 साल पूरा किया। तो इस 50 साल जो पूरा किया, इस दौरान उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है, कौन से विश्वविद्यालय, तो मैसूर विश्वविद्यालय में, ठीक है, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कौन सा कार्यक्रम, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव में, ठीक है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। और इसी उद्घाटन के साथ उन्होंने, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी शुभारंभ किया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है दोस्तों, हमने भी बात किया था। ये देखिए 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य करना। ये कौन सा है 7 बड़ी बिल्लियां, तो यह ध्यान रखिएगा, बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, ठीक है, और यहाँ पे बात करें हिम तेंदुआ और क्लाइडेड लेपर्ड। तो ये जैसे जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं यानी कि बिग कैट्स हैं, उनके संरक्षण के लिए। और मैंने आपको बताया था भारत जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पे 5 बड़ी बिल्लियां यानी कि बिग कैट्स मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें जगुआर की बात करते दोस्तों, प्यूमा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक छूटा हुआ है, प्यूमा भी है। प्यूमा को छोड़ दिया जाए और जगुआर को छोड़ दिया जाए तो बाकी यानी कि बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, हिम तेंदुआ, ये सब भारत के जंगलों में, राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। और जैसा कि अभी जो है वो किया गया है, लाया गया है, इनको बसाया गया है कि इनको चीता को, ठीक है, कहाँ पे ला करके दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो इसके बाद जो है भारत दुनिया का पहला ऐसा देश हो गया जहाँ पे ये 5 बड़ी बिल्लियां यहाँ के जंगलों में पाई जाती हैं। ठीक है, बात करते दोस्तों कर्नाटक की। देखिए कर्नाटक का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर को हुआ था, 1956 में हुआ था।
तो कर्नाटक कैपिटल दोस्तों क्या है, बेंगलुरु है। वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल है वो थावरचंद गहलोत हैं। बात करें मुख्यमंत्री की दोस्तों, तो बसवराज मुंबई जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानमंडल की दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं और विधानसभा भी है जिसमें 224 सीटें हैं। वहीं संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में कर्नाटक की 12 सीटें हैं और लोकसभा में कर्नाटक की 28 सीटें हैं। दोस्तों बात करें दोस्तों बेंगलुरु की, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। बेंगलुरु को ध्यान रखिएगा भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है प्रौद्योगिकी और नवाचार का एक प्रमुख केंद्र है। कौन दोस्तों, बेंगलुरु। तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे जाना जाता है दोस्तों, बेंगलुरु को जाना जाता है। वही बात करें दोस्तों कर्नाटक का शहर हम्पी, ठीक है, जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। 1986 में इसे जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में दोस्तों शामिल किया गया। हम्पी विरूपाक्ष मंदिर भी है वहां पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम्पी, जो कि आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है हम्पी शहर के बारे में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। देखिए फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जो है कॉन्टेस्ट था वो पूरा हो गया, विजेता का नाम भी आ गया। क्या नाम है दोस्तों, नंदिनी गुप्ता। और ये किस राज्य से संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान की है ये नंदिनी गुप्ता। और ध्यान रखिएगा ये जो है इस साल यानी कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर जो है ये मिडिल में है। वही देखा जाए इस प्रतियोगिता में जो पहली उपविजेता थी वो दिल्ली की श्रेया पूजा थी, ठीक है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं आपके राइट हैंड पे है, ठीक है। और वही बात करें दूसरी जो उपविजेता थी वो मणिपुर की थोना ओजम स्ट्रेला लुवांग रही हैं, ठीक है, जिनकी तस्वीर आप इधर साइड में देख रहे हैं। बात करें दोस्तों इस साल जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप कॉन्टेस्ट हुआ है वो कौन सा संस्करण था दोस्तों, तो 59वां संस्करण था। और इसका जो फाइनल राउंड हुआ है दोस्तों वो इंडोर स्टेडियम खुमाल लंपक इम्फाल, ठीक है, जो कि मणिपुर की कैपिटल है, मणिपुर में इसका आयोजन किया गया है। इसका फाइनल जो हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बात करें जब ये नंदिनी गुप्ता जो कि भारत की इस साल जो है मिस इंडिया वर्ल्ड रही हैं, अब ये जो कि इस साल जो होने वाला है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, ठीक है, कौन सा क्रम दोस्तों 71वां, उसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और 71 जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित होने वाली है, तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाली है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि 70वीं जो है मिस वर्ल्ड कौन रही है और वो किस देश से संबंधित थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आइए बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के बारे में। राजस्थान का दोस्तों जो गठन हुआ था वो 30 मार्च को हुआ था, 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी दोस्तों क्या है, जयपुर है। और राज्यपाल देखिए कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री की दोस्तों बात की जाए तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे विधानमंडल की बात किया जाए तो एक सदनीय है, यानी कि मात्र विधानसभा है और ये 200 सीटों वाला है। संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो राज्यपाल माफ करेगा, यहाँ पे जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। वही देखा जाए जनसंख्या के मामले में देखिए 7वां ये सबसे बड़ा राज्य है, बाकी उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पे कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अलवर में है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि कोटा में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य है जो कि राजस्थान से संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क प्रोजेक्ट शुरू करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों, बिहार राज्य सरकार। तो बिहार सरकार ने एक यहाँ पे डिसीजन लिया, ठीक है, और वहां पे जो तकनीकी शिक्षण संस्थाएं हैं जो बिहार में, ठीक है, वहां पे आईटी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ध्यान रखेगा, ठीक है, जितने भी जो तकनीकी शिक्षण संस्था है वहां पे आईटी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क प्रोजेक्ट, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, जितने भी जो परिसर हैं उनको अगले 5 वर्षों तक क्या किया जाएगा, जो डिजिटल जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत। इसके तहत क्या क्या होगा, जैसे कि हाई स्पीड इंटरनेट उनको उपलब्ध कराया जाएगा, कैंपस में लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क उनको, वाईफाई, ठीक है, स्मार्ट क्लासेस, यहाँ पे बात करें वीआईपी और जो आपका देखा जाए SD वैन, ये सब सेवाएं जो है इस प्रोजेक्ट के तहत इन शिक्षण संस्थाओं को
उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि इनका आईटी नेटवर्क क्या हो सके, मजबूत हो सके। ठीक है, इसकी बात करें दोस्तों, ये विकसित क्या, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज प्रोजेक्ट है, इसमें जो बेसिक जो है इंफ्रा विकसित किया जाएगा, किसके द्वारा, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया जाएगा। दोस्तों रेल टेल कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये रेलवे मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है दोस्तों वो है संजय कुमार। ठीक है, तो रेल टेल कॉर्पोरेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक जो नॉलेज प्रोजेक्ट है उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर बेसिक इंफ्रा को विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा 2 नए सूचकांक, यानी कि कौन से हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और ट्रस्ट, और दूसरे की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है या फिर लॉन्च किया गया है। तो किस सूचकांक के द्वारा दोस्तों, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 2 नए इन सूचकांक को यानी कि इंडेक्स को लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस लिमिटेड, इसी ने जो है 2 नए इंडेक्स को लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें से बात करें पहले की, क्या नाम है दोस्तों, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और दूसरे की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात करें तो ये जो इंडेक्स है ये एक निवेश वाहन है। ठीक है, ये क्या करेंगे, जो राजस्व पैदा करने वाली रियल एस्टेट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्ति का मालिकाना हक देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एनएससी इंडेक्स की बात करें, जो इस वर्तमान में यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के जो सीईओ हैं मुकेश जी, उन्होंने ये जानकारी दी है। इस सूचकांक का देखिए उद्देश्य क्या है, ये एनएससी पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और कारोबार करने वाले, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्विट के प्रदर्शन को ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से सबको ट्रैक करेंगे इसके माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 2 नए स्टॉक एक्सचेंज जो है लॉन्च किया गया है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और दूसरे की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, किसके द्वारा दोस्तों, तो ये किया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस देश ने अपने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिए हैं। तो किस देश ने अपने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया दोस्तों, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो साथ में आंसर करते रहिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यूरोप का ये देश है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए, निर्णय लेते हुए अपने यहाँ के जितने भी शेष सभी 3 जो बचे न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उनको बंद कर दिया है। ठीक है, तो जैसा कि जर्मनी का एक तरीके से ये प्रयास है यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना, और इस बढ़ने में अपनी जो दीर्घकालिक योजना है उसी दीर्घकालिक योजना के एक हिस्से के रूप में वहां की सरकार ने यानी कि जर्मनी ने जो शेष उसके 3 पावर यहाँ पे जो 3 जो परमाणु संयंत्र है उनको बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कौन कौन से ये 3 थे दोस्तों, एसलैंड, ठीक है, नेकर वेस्ट हैम 2 और इसार 2। तो इन तीनों को जो है, इन तीनों रिएक्टरों को बंद कर दिया गया है, चूंकि इस पे जो है सहमति 1 दशक पहले ही हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जाकर के जो है वहां की सरकार ने इसको बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसा कि हमने बताया कि जर्मनी जो है धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और यहाँ पे जर्मनी की सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2035 तक 100% जो है रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाना, और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत वहां की सरकार के द्वारा ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कई तरह के प्लांट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रा प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो इसमें जो है एक तरीके का ये ऐसा प्लांट होता है, इसमें जो हम ईंधन होता है उसमें क्या यूज करते हैं, यूरेनियम और थोरियम का जो है यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि विश्व में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला देश कौन सा है। ठीक है, सबसे ज्यादा, और ऊपर के बताइए 1 2 3, यानी कि ऊपर के क्रम में 3 सबसे ज्यादा जो है पावर प्लांट वाले देश कौन से हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों की किस देश की नौसेना को दुनिया का पहला ड्रोन वाहक जहाज प्राप्त हुआ है। तो दुनिया का पहला ड्रोन वाहक जहाज किस देश की नौसेना को प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये प्राप्त हुआ है तुर्की को। ठीक है,
तो यहाँ पे तुर्की नौसेना का अपना पहला विमान वाहक पोत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, TCG एनादोलू, ये प्राप्त हुआ है। और जिसमें देखा जाए मुख्य रूप से मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन से बने दुनिया के पहले एयर विंग रखने की भी उम्मीद है। तो आप ये देख सकते हैं ये विमान वाहक पोत है और इसमें जो है मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन को रखने की भी व्यवस्था बनाई गई है। तो ऐसा ये पहले एयर विंग को रखने की उम्मीद की जा रही है, ठीक है। इस पोत की बात करें दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये मानव युक्त और मानव रहित हवाई वाहनों की मेजबानी करेगा। साथ ही देखा जाए तो बैरक्टर परिवार से TB3 वाहक के यहाँ पे TB3 वाहक के उड़ान डेक पर नवीनतम प्रोटोटाइप प्रशिक्षण किया जा रहा है, ठीक है। इस जहाज की बात करें TB3 जहाज, तो इस जहाज के डेक और छोटे रनवे के लिए डिजाइन किए गए फोल्ड करने योग्य पंखों वाले एक नौसैनिक ड्रोन है। और जबकि इसकी जो है दृष्टि और दृष्टि से परे संचार क्षमताएं इसे दूर के स्थानों से संचालित करने की अनुमति देती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया का पहला ड्रोन वाहक जहाज प्राप्त हुआ किस देश की नौसेना को दोस्तों? तुर्की। और तुर्की आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज आपका काम है कि तुर्की की लोकेशन को देखिए कौन सी इसकी कैपिटल है, कौन कौन सी कंट्री से वो अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, अगर उसकी कोई सामुद्रिक सीमा है तो किस समुद्र जो है ओशन से अपनी सीमा को शेयर करता है। आप मुझे देखिए ये सारी चीजें एटलस में अच्छे से, क्योंकि तुर्की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और रशिया और यूक्रेन के वार के दौरान तो तुर्की अपने आप में जो है लगातार चर्चा में भी रहा है। और जैसा कि वहां पे अर्थक्वेक भी आया, तुर्की सीरिया में भयंकर अर्थक्वेक आया, तो वहां इसलिए भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे याद आता है, चलिए आप मुझे बताइए कि जो तुर्की में जब भूकंप आया तो वहां के लोगों को बचाने के लिए या फिर मानवीय सहायता देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस ऑपरेशन का नाम बताइए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्थित उत्तर मेरु शिलालेख का जिक्र अपने भाषण में किए? उत्तर मेरु शिलालेख, तो जिन लोगों ने देखिए चोल साम्राज्य वगैरह के बारे में पढ़ा होगा वो इसका उत्तर दे सकेंगे कि उत्तर मेरु शिलालेख किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, तमिलनाडु। तो जैसा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतांत्रिक इतिहास पे वो चर्चा कर रहे थे और लोकतांत्रिक इतिहास से संबंधित तमिलनाडु के कांचीपुरम में ये स्थित है उत्तर मेरु शिलालेख, उसका उन्होंने क्या किया दोस्तों? उल्लेख किया। कारण क्या? उत्तर मेरु शिलालेख में दोस्तों स्थानीय स्वशासन के बारे में जिक्र किया गया है। उत्तर मेरु शिलालेख की दोस्तों बात किया जाए तो ये चोल शासक थे पारंतक प्रथम, जिन्होंने 907 से लेकर के 973 माफ करिएगा 53 तक शासन किया था चोल साम्राज्य में। और इन्हीं के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के शासनकाल से ये संबंधित है उत्तर मेरु शिलालेख। और ये गांव के स्वशासन के कार्य का वितरण प्रदान करता है। तो स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी देता है उत्तर मेरु शिलालेख, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें दोस्तों उत्तर मेरु के बारे में दोस्तों, तो ये समय देखा जाए जो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। और इसमें देखा जाए पल्लव और चोल शासन के दौरान बनाए गए ऐतिहासिक मंदिर के लिए ये जो है उत्तर मेरु जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे उत्तर मेरु, और यहीं पे एक मंदिर में एक शिलालेख है जो कि स्थानीय स्वशासन के बारे में बताता है। पारंतक प्रथम की दोस्तों बात करें तो इसके शासनकाल का एक प्रसिद्ध शिलालेख है जिसका नाम है वैकुंडा पेरुमल, ठीक है, वो मंदिर की दीवारों पर देखा जा सकता है। दोस्तों शिलालेख की बात करें, ठीक है, उत्तर मेरु शिलालेख की, तो ये स्थानीय सभा, ठीक है, और ग्राम सभा ये कैसे कार्य करती है इसके बारे में जिक्र किया गया है। इस सभा में जो सदस्य का चुनाव किया जाता है वो कैसे किया जाता है इसमें बात करती है। उन सदस्यों के चुनाव के दौरान उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी जो है ये उत्तर मेरु शिलालेख देता है। इसमें जो कि विभिन्न कार्य करने वाली समितियों का भी वर्णन किया गया। तो एक गाँव के प्रशासन को चलाने के लिए जो विभिन्न समितियां हैं उनका भी वर्णन जो है इस उत्तर मेरु शिलालेख में किया गया है। इस सभा की बात करें दोस्तों तो इस सभा में विशेष रूप से जो सदस्य होते हैं वो ब्राह्मण से थे। तो विशेष रूप से ब्राह्मणों से बनी हुई सभा होती थी, ब्राह्मणों को उसमें वर्चस्व हुआ करता था। और ये शिलालेख उन परिस्थितियों का विवरण भी प्रदान करते हैं जिसमें सदस्यों को हटाया जा सकता था। तो ध्यान रखिएगा ये जो समितियां थी वो सदस्यों पर नियंत्रण भी रखती थी, उनका चुनाव भी करती थी और उनको हटा भी सकती थी, नियंत्रण भी ये समितियां रखा करती थी। तो उत्तर मेरु शिलालेख चोल शासक पारंतक प्रथम से संबंधित है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में, और इसका हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी के द्वारा
जो चर्चा किया गया, तो यहाँ पे आपका स्टैटिक्स पोर्शन स्टार्ट होता है। आप हिस्ट्री की बुक उठाइए और चोल साम्राज्य, देखिए संगम काल में और 850 के समय जब विजयालय के द्वारा पुनः चोल साम्राज्य का उत्कर्ष किया जाता है, तो वहां से स्पेशली ध्यान रखिएगा 850 में जब चोल साम्राज्य का पुनः उत्थान होता है और वहां से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं आज के हम अपने लास्ट एमसीक्यू पे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में सौराष्ट्र तमिल संगम आयोजित किया गया। तो सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में आयोजित किया गया दोस्तों, ये किया गया, ध्यान रखिएगा सौराष्ट्र का है गुजरात, तो गुजरात में किया गया, ठीक है। तो गुजरात में ध्यान रखिएगा सोमनाथ में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की बात करें तो ये 10 दिनों तक चलेगा, ध्यान रखिएगा किया जा रहा है, जो कि 17 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 26 अप्रैल तक चलेगा। इसका जो उद्घाटन किया गया दोस्तों सम्मेलन का, तो जो देश के रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इस उद्घाटन समारोह में दोस्तों तेलंगाना की जो राज्यपाल है यानी कि तमिलिसई सौंदरराजन और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। ये ध्यान रखिएगा, ये जो सौराष्ट्र तमिल संगम है ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि किसके अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत, इस पहल के तहत जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। वही बात करें सम्मेलन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है, के बीच जो सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है उन सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसी तरह देखिए काशी तमिल संगम भी आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला होना चाहिए था, पहला नहीं, पहला राज्य बन गया कौन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। वहीं देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए कौन दोस्तों, अमरिंदु प्रकाश जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। अगला है भारत के नित्याश्री सुमति ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते हैं। कितने दोस्तों, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं बात करें पुरुष डबल्स में प्रमोद भगत और सुकांत कदम, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला है आईसीसी ने मार्च 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है दोस्तों, किस, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शाकिब अल हसन। वहीं आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, किसे दोस्तों, ये रवांडा की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है हैनरिट इशिम्बे, इनको चुना गया है। और आज का लास्ट हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग जो कि कितने मीटर थी, 6.48 मीटर थी, लगाकर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया किसने दोस्तों, शैली सिंह ने। चूंकि ये दूसरी सबसे लंबी छलांग थी तो पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने कितने की लगाई थी दोस्तों, 6.83 मीटर की छलांग लगाई थी। उसके बाद देखा जाए तो शैली सिंह ने 6.48 मीटर जो है लंबी छलांग लगाई है भारत के इतिहास में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और साथ ही साथ जो कुछ भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बाकी डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और लग जाइए प्रिपरेशन में। फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।